नमस्कार साथियों ये क्लास 10th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। और लास्ट वीडियो में हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन को पढ़ा था कि प्रशा के पहल पर जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है और प्रशा का मुख्यमंत्री ओटो वोन बिस्मार्क उसमें अहम भूमिका निभाता है। इस पूरे प्रोसेस में 7 सालों में 3 युद्ध लड़े गए थे, एक डेनमार्क के साथ, एक ऑस्ट्रिया के साथ, एक फ्रांस के साथ। इन तीनों युद्धों के बाद में जर्मन स्टेट्स यूनाइट हो जाते हैं और एक जर्मन नेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। इस नए जर्मन नेशन का एम्परर या रूलर बनाया जाता है काइजर विलियम फर्स्ट को, जो कि पहले प्रशा का शासक हुआ करता था। तो साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले हिस्से की, जिसका जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो आज हम इटली के एकीकरण को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों जिस तरीके से जो जर्मनी था वो अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ था, अलग अलग जर्मन स्टेट्स में बटा हुआ था, उसी तरीके से इटली का भी एक लंबा इतिहास था। ठीक है, इटली भी जर्मनी की तरह अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो उसी चीज़ को हम देखने वाले हैं कि ये अलग अलग बटों में टुकड़ा हुआ अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ इटली किस तरीके से एक यूनिफाइड इटली बनता है। तो इसके प्रोसेस में किन किन लोगों का योगदान है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। Italians states were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire। तो जर्मनी की तरह इटली में भी एक राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास था और इटली के जो डायनेस्टिक स्टेट्स थे, जो वंशानुगत राज्य थे, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इटली जो था वो डायनेस्टिक स्टेट्स में बटा हुआ था, यानी वंशानुगत राज्यों में बटा हुआ था। इसके अलावा इटली के कुछ इलाके के ऊपर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का भी शासन हुआ करता था, यानी ऑस्ट्रिया के अधीन भी इटली का कुछ इलाका था। 19th सेंचुरी के मिडल की अगर बात करें, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 स्टेट्स में, 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक, इन 7 राज्यों में से आउट ऑफ दीज 7 स्टेट्स ओनली सार्डिनिया पीडमोंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। इन 7 राज्यों में से इकलौता सार्डिनिया पीडमोंट ऐसा राज्य था जो एक इतावली राजघराने के द्वारा शासित, एक इतावली राजघराने के द्वारा जिस पे शासन किया जाता था। ठीक है, द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। और इटली का जो नॉर्दर्न इलाका था वो ऑस्ट्रियन एम्पायर या ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में था। अगर हम सेंट्रल इटली की बात करें, सो सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप। सेंटर के ऊपर पोप का शासन चलता था। सदर्न रीजन की यानी दक्षिणी हिस्से की बात करें, सो सदर्न रीजन वाज अंडर द डोमिनियन ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन। तो स्पेन में जो बुर्बो राजवंश का शासक था उसका नियंत्रण था इटली के दक्षिणी भाग पे। तो इस तरीके से अगर देखें तो जो पूरा का पूरा इटली है वो अलग अलग ताकतों के द्वारा कंट्रोल में किया जा रहा है। नॉर्दर्न इटली यानी जो इटली के उत्तरी दिशा वाले इलाके हैं उनके ऊपर ऑस्ट्रियन एम्पायर का रूल है। इटली का जो सेंट्रल पार्ट है उसके ऊपर पोप का रूल है और इटली का जो सदर्न पार्ट है उसके ऊपर स्पेन के बर्बन किंग का शासन है। इकलौता सार्डिनिया पीडमंड ऐसा राज्य है जिसके ऊपर इटली के प्रिंसली जो हाउस हैं उनका रूल है, यानी जो कि इटली का राजघराना है। ठीक, और बेसिकली इसके ऊपर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड का शासन था। तो पीडमंड सार्डिनिया का शासक किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड था। ये छोटी सी चीज़ें हमारे सामने इसमें है। इसके अलावा और देखें, इस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के अलावा अगर और चीज़ों को देखें तो इटालियन लैंग्वेज को भी कोई स्टेटस प्राप्त नहीं था। ठीक है, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। इतावली भाषा का ये हाल है कि जो इटालियन लैंग्वेज थी, इतावली भाषा थी, उसने भी कोई साझा रूप हासिल नहीं कर रखा था। ठीक है, वो भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से बोली जाती थी, यानी उसके अंदर रीजनल वेरिएशंस थी, उसमें क्षेत्रीय विविधताएं थी, स्थानीय रूप भी उसके मौजूद थे। तो ये हाल था। तो ऐसे में इटली को यूनिफाई करना कोई इजी टास्क उस दौर में नहीं था। दिस वाज द टफेस्ट टास्क टू यूनिफाई द इटली, डिफरेंट इटालियन स्टेट्स। तो इनको यूनाइट करना इजी काम नहीं था। अब हम थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं
जिससे ये जो बातें मैंने कही ये समझ आएगी। इसके लिए चलते हैं हम यहाँ। तो साथियों अभी हमने बात की कि जो सदर्न पार्ट था वो किसको, उसके ऊपर रूल किसका था, तो सदर्न पार्ट के ऊपर रूल था स्पेन के बुर्बो राजवंश का। ठीक है, स्पेन के बुर्बो राजवंश का रूल यहाँ पे था। इसके अलावा सेंट्रल पार्ट की बात करें, सेंट्रल पार्ट के ऊपर पोप का रूल था। इसके अलावा लोम्बार्डी विनीशिया इस इलाके की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। खाली सार्डिनिया पीडमोंट, ठीक है, ये इलाका ऐसा था जो इटालियन प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था। सो दिस वाज द कंडीशन बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये इटली के यूनिफिकेशन से पहले की स्थिति थी इटली की। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो इटली यूनिफाइड हो गया? इसका मतलब यहाँ भी किसी न किसी का इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो उसी रोल के चलते हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जुज़ेफे मैज़िनी की। और इस नाम से हम लोग पहले से वाकिफ़ हैं क्योंकि इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ा था साथियों। तो उस दौर में हमने एक बात पढ़ी थी कि जुज़ेफे मैज़िनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। जिनोवा में इनका जन्म होता है और ये दो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। सो ही वाज द रेवोल्यूशनरी। और इसी इंसान ने ये कहा था कि नेशनलिस्ट आइडियाज़ को फैलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इटली का यूनिफिकेशन होना। ठीक है, इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने के लिए एक संयुक्त इटली की स्थापना करना जरूरी है। और इसी के चलते ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने जुज़ेफे मैज़िनी को सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा एनिमी कहा था। तो ये बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इनके बारे में। मैंने थोड़ा सा रिकैप करवा दिया। ड्यूरिंग द 1830s जुज़ेफे मैज़िनी हैड पुट अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। सो 1830 के दशक में मैज़िनी ने क्या किया? एकीकृत इतालवी गणराज्य बनाने के लिए अपना एक लंबा चौड़ा सुविचारित प्रोग्राम प्रस्तुत करने की कोशिश की। ठीक है, ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल। अपने गोल को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए इस इंसान ने यानी मैज़िनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। The failure of revolutionary uprising in 1831 and 1848 decided that the Italian unification process would be carried out under the leadership of King of Sardinia Piedmont through wars। लेकिन हुआ क्या? 1831 और 1848 में जगह जगह रेवोल्यूशन हुए थे और इटली भी इससे अछूता नहीं था। लेकिन ये रेवोल्यूशन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रांतिकारी विद्रोह थे ये असफल हो जाते हैं और इनके असफल होने के बाद में इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी आ गई सार्डिनिया पीडमोंट के ऊपर। यानी अब इटली के यूनिफिकेशन को करने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के कंधों पे आ गई। ठीक है, देखते हैं ये भाई साहब क्या करते हैं, इनका क्या मानना है। तो किंग विक्टर इमैनुअल की भूमिका को जानेंगे। In the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। वही चीज़ साथियों जब हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन शुरू किया था तो हमने कहा था रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल कंजर्वेटिव फोर्सेस ने की पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ाने के लिए यूरोप के ऊपर और साथ साथ पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रही है कि जो एलीट क्लास था, एलीट क्लास का क्या मानना था कि अगर इटली एकीकृत हो जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जो अभिजात वर्ग था, अभिजात वर्ग की नज़र में एकीकृत इटली में आर्थिक विकास के लिए और संभावनाएं उत्पन्न होंगी, साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करने की संभावनाएं भी पैदा होंगी। इसलिए एलीट क्लास ने भी इटली के यूनिफिकेशन के ऊपर जोर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर कावूर लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली। अब जर्मनी के अंदर यूनिफिकेशन का काम भी एक चीफ मिनिस्टर ने किया था।
और इटली के अंदर भी यूनिफिकेशन का काम एक चीफ मिनिस्टर कर रहा है। तो जर्मनी वाले चीफ मिनिस्टर का नाम था ओटो वोन बिस्मार्क और इटली वाले चीफ मिनिस्टर का नाम है कावूर। ठीक है। सो जो चीफ मिनिस्टर था यानी जो मुख्यमंत्री कावूर था, उसने इटली को यूनिफाई करने के प्रोग्राम को लीडरशिप देना स्टार्ट किया। अब इस इंसान के बारे में भी बड़ी एक विचित्र सी बात है। वो अलग बात क्या है वो देखते हैं। ही वॉज नाइदर ए रेवोल्यूशनरी नोर ए डेमोक्रेट। अब ये इंसान ना तो क्रांतिकारी है, हम मंत्री कावूर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये ना तो क्रांतिकारी था और ना ही इसका जनतंत्र में विश्वास था। इसके अलावा ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। अब इन भाई साहब को इतावली भाषा भी नहीं आती थी अच्छे से, ये इतावली भाषा से बढ़िया जर्मन बोल लेते थे, तो माफ़ कीजिए फ्रेंच बोल लेते थे। तो इतावली भाषा से कहीं अच्छी कहीं बेहतर फ्रेंच बोलने में इनको निपुणता हासिल थी और ये ना कोई क्रांतिकारी थे और ना इनका जनतंत्र में विश्वास था। ठीक है। उसके बावजूद इटली के यूनिफिकेशन में लीडरशिप इन्होंने की। चलिए, तो ये थोड़ी सी इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ थी। थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस engineered बाय कावूर, सार्डिनिया पीडमोंट सक्सीड इन द डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। 1859 की बात है साथियों। ऑस्ट्रिया ने माफ़ कीजिएगा इटली ने ऑस्ट्रियाई फोर्सेस को हरा दिया। ठीक है। और ऑस्ट्रिया को हराने में सबसे बड़ा योगदान था कावूर का, क्योंकि कावूर ने चतुर कूटनीतिक संधि की थी फ्रांस के साथ में और फ्रांस को न्यूट्रल कर दिया कि ऑस्ट्रिया के साथ जब भी लड़ाई होगी आप हमारे साथ रहेंगे, आप ऑस्ट्रिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसके चलते 1859 में ऑस्ट्रिया वाज डिफीटेड बाय द इटालियन फोर्सेस। ठीक है। और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस इवेंट को घड़ने वाला बनाने वाला व्यक्ति कौन था? वो था ऑस्ट्रिया का माफ़ कीजिएगा इटली का चीफ मिनिस्टर कावूर। सो डिप्लोमेटिक अलायंसेस और टैक्टफुल अलायंसेस जो कावूर ने किए फ्रांस के साथ, उनका अहम योगदान था ऑस्ट्रिया को हराने में कहीं ना कहीं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूपर्स a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। अभी एक और इंसान का नाम आ गया कि नियमित सेना के अलावा सैकड़ों की संख्या में या भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया था। और ये सशस्त्र स्वयंसेवक किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे? तो ये काम कर रहे थे जूसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। ठीक है। जूसेफे गैरिबाल्डी, ये एक तीसरा पर्सन आ गया। देखिए, इटली के यूनिफिकेशन की शुरुआत हमने की थी जूसेफे मैज़ेनी के साथ कि उन्होंने जो है इस सारे प्रोसेस के लिए एक आग जला के छोड़ दी, एक चिंगारी जला के छोड़ दी। ठीक है। उसके बाद में कावूर ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और कावूर को सपोर्ट किया जूसेफे गैरिबाल्डी ने। तो 3 लोगों के नाम आ गए। गैरिबाल्डी का क्या रोल था कि भाई इनके पास में स्वयंसेवक थे। ठीक है। इनकी अपनी एक प्राइवेट आर्मी थी, प्राइवेट सेना थी और इसके अंदर सशस्त्र स्वयंसेवक थे, वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इस युद्ध के अंदर हिस्सा लिया था। In 1860 they marched into southern Italy and the kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish king। इसके अलावा ये यहाँ भी नहीं रुके। गैरिबाल्डी के जो सशस्त्र स्वयंसेवक थे, इन्होंने खाली इस युद्ध में भाग नहीं लिया, बल्कि 1860 में दक्षिणी इटली के अंदर 2 राज्य थे, सिसलिया जिनको कहा जाता है, टू सिसलियास। तो इन दोनों राज्यों के अंदर वो प्रवेश कर गए। ये वॉलंटियर्स वाली जो फोर्स थी ये प्रवेश कर गई, एंट्री कर गई और इन्होंने स्पेन के बुर्बोन किंग को हटा दिया और उस किंग को हटाने में इनकी मदद की वहाँ के लोकल पीजेंट्स ने। ठीक। तो जिसके चलते इटली जो है वो यूनिफाइड हो पाया। सो इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है और विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनिफाइड इटली का शासक मान लिया जाता है। सो साथियों, दिस वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। पहली चीज़, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स में बटा हुआ था और इन 7 स्टेट्स में से इकलौता सार्डिनिया पीडमोंट के ऊपर इटालियन प्रिंसली हाउसेस का कंट्रोल था और उनका जो किंग था उसका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। उसका एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था कावूर। ठीक है। अब इटली के यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी, इटली के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को शुरू किया था
जुजेफे मैज़िनी ने, उसने यंग इटली नाम का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लेकिन वो अपने रेवोल्यूशनरी एम्स को या अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है, क्योंकि 1831 और 1848 में जितने रेवोल्यूशंस हुए थे उनको कंजर्वेटिव फोर्स दबा देती है, जिसके बाद में इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी उठाता है सार्डिनिया पिडमोंट, जिसका रूलर था किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो कावूर का रोल यहाँ से शुरू हो जाता है, और इसको सपोर्ट करता है जो इटालियन एलिट क्लास है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इटली का यूनिफिकेशन हो जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा मिलनी शुरू होंगी, और पॉलिटिकल डोमिनेंस की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। कावूर की अगर बात करें तो कावूर ना तो डिप्लोमेट ना तो डेमोक्रेट था, यानी इसका जनतंत्र में विश्वास भी नहीं था, और ये रेवोल्यूशनरी भी नहीं था। इसके अलावा इसको इटालियन भी ज़्यादा अच्छी नहीं बोलनी आती थी। इसके बावजूद इसने फ्रांस के साथ में डिप्लोमेटिक अलाइंसेस किए, जिसके चलते इसने फ्रांस को न्यूट्रल कर दिया, और 1860 में क्या किया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया को हराया, इसके इस पूरे वॉर के अंदर इसे सपोर्ट मिलता है जुजेफे गैरिबाल्डी का, जो कि लीडर होता है किसका, वॉलंटियर्स की एक फोर्स का। और वॉलंटियर्स की ये फोर्स 1860 में सदर्न इटली के अंदर एंट्री करके वहाँ से स्पेन के बुर्बन राजवंश को भी हटा देती है। सो फाइनली इटली वाज यूनिफाइड इन 1861, और किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। तो साथियों, ये इटली की कहानी थी। इसके बाद हम लोग ब्रिटेन को पढ़ेंगे, और लास्ट में फिर हम छोटी सी चीज़ें हैं उनको पढ़ने के बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अपने आने वाली और दूसरी वीडियोस आपको इजीली मिलती रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।